नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर रिवीजन करवाने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कुल 51 प्रश्न लिया हूं जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई है और बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर नहीं बन पाता है तो मेरे द्वारा बताए गए आंसर को आप जो है याद रखने का कोशिश कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? पहला ऑप्शन है दोस्तों नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा है गंगा और चौथा है कृष्णा नदी। तो दोस्तों, आपको इस चारों ऑप्शन में से सोचना है कौन सी आंसर सही होगी। नई दिल्ली से चेन्नई गया है रेल के द्वारा, तो किस नदी को पार नहीं करेगा, ये आप बताइए। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा गंगा नदी। दोस्तों, दिल्ली से यदि चेन्नई जाएंगे रेल से तो गंगा नदी को पार नहीं करना पड़ता है। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? पहला ऑप्शन दार्जिलिंग, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा है लद्दाख और चौथा है मेघालय। सोचिए दोस्तों, कौन सा स्थान हमारे देश में है जो ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों हमारे देश में लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो लद्दाख का आंसर होगा दोस्तों सी नंबर आंसर होगा इस प्रश्न का। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए एक ऐसी कहानियाँ लिखी है, अपनी मृत्यु के समय वे थे। तो दोस्तों, उसी से ठंडा उसी से गर्म पाठ डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। और ऐसी कहानी जो है बच्चों के लिए लिखी गई है। और जब वे मरे थे उस समय क्या थे दोस्तों, ये बताना है आपको। पहला देखिए, पहला ऑप्शन में है भारत के प्रधानमंत्री थे, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तीसरा नंबर ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति थे और चौथा नंबर है तीसरा था दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति थे और चौथा नंबर है भारत के राष्ट्रपति थे। तो आप आंसर दीजिए पहले, उसके बाद हम बताएंगे। इस प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों, जब ये मरे थे तब ये राष्ट्रपति के पद पे थे, यानी राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान ही ये मर गए थे। डी नंबर आंसर होगा।
अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो दोस्तों कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है ये आपको सोचना है। पहला ऑप्शन देखिए, कच्चा आम, कच्चा आम का जोड़ा लगा हुआ है अचार के साथ। फिर देखिए आलू चिप्स के साथ जोड़ा लगा हुआ है, दूध पनीर के साथ, और सेब जैम के साथ। तो कौन सा आंसर आपको ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों? पहले आप सोचिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे। इसका जवाब होगा दोस्तों कच्चा आम से तो अचार बनता है। तो पूछ रहा है कौन सा ठीक से मिला नहीं है, तो नहीं वाला खोजना है दोस्तों। तो ये तो ठीक है, पहला नंबर ठीक है। दूसरा देखिए, आलू से चिप्स बनता है, ये भी ठीक है दोस्तों। दूध से पनीर बनता है, ये भी ठीक है दोस्तों। ये जो है चौथा नंबर आंसर गलत है, क्योंकि जैम बनाने के लिए बहुत सारे फलों की ज़रूरत होगी, केवल सेब का नहीं। तो इसलिए यहाँ इस प्रश्न का आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये जोड़ा ठीक से नहीं मिली हुई है। अब पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न है, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। दूसरा देखिए, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। तीसरा है, पत्थर के खंभे पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। और अगला नंबर चौथा में दिया हुआ है, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और पांचवा नंबर ऑप्शन है, लकड़ी के फर्श। दोस्तों ये विशेषताएं देखिए क्या दिया हुआ है, लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो विशेषताएं थी, इनमें से लेह और लद्दाख की विशेषताएं कौन सी है, ये आपको खोजनी है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों, पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढालू छतें, ये सही है। उसके बाद देखिए, पत्थर के खंभों पर जमीन के लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, ये नहीं है दोस्तों, ये गलत है। फिर देखिए, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवार, ये सही है। और अगला, लकड़ी से बने फर्श, ये भी सही है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ए, डी और ई, जो डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी होता। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सी है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है शक्करखोरा, दूसरा ऑप्शन है कलचीरी, तीसरा ऑप्शन है बसंत गौरी, और चौथा ऑप्शन है कोयल। सोचिए दोस्तों, ए, बी, सी और डी में से कौन सा आंसर होगा आपका? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, कोयल एक ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है, और कौवा अपना अंडा समझ करके इसे भी सेता है। तो यहाँ इस प्रश्न का जवाब होता डी नंबर, और कोयल होता। अब देखिए सातवां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? पहला ऑप्शन है सौंफ, दूसरा गेहूं, तीसरा काली मिर्च, और चौथा है साबूदाना। तो आपको सोचिए दोस्त, आपको सोचना है कौन सा बीज नहीं है।
इस प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों साबूदाना। ये खाने वाली चीज़ है, ये बीज नहीं है, इससे पौधा नहीं निकलेगा और बाकी सब बीज है। इस प्रश्न का आंसर डी होता। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है दोस्तों, 8वां प्रश्न है, रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला में के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन सा वृक्ष देखा होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ इस पे चित्र भी है, पेड़ को देख करके भी आप पहचान सकते हैं। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले। पहला ऑप्शन है चीड़, दूसरा है नारियल, तीसरा है सेब और चौथा ऑप्शन है लीची। तो इस प्रश्न का जवाब आप सोचिए, फिर हम बताएंगे। पहले आप सोचिए। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होता, केरल में नारियल का पेड़ बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, तो नारियल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ जवाब बी नंबर होता। अब चलिए 9वां नंबर प्रश्न लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या क्या है? पहले सब्जी का नाम देख लीजिए। आलू है, मटर है, नाशपाती है, चीकू है, भिंडी है, करेला है, प्याज है और खीरा है। इतना है सब्जी का नाम और आपको बताना है इनमें से किस में बीज होता है। पहला ऑप्शन है नाशपाती और चीकू। दूसरा ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती और चीकू। तीसरा ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा। और चौथा नंबर ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। चारों ऑप्शन में से सोचिए दोस्त, क्या आपका आंसर होगा, फिर हम बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर आंसर होता डी नंबर, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, जो डी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए यहाँ डी करेक्ट होगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है। देखिए, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, तो वे क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन देखिए कलमकारी और कत्था। पहला ऑप्शन कलमकारी और कत्था। दूसरा है पोचमपल्ली और कलमकारी। तीसरा है पोचमपल्ली और कांजीवरम। और चौथा नंबर ऑप्शन है कालीकारी, कलमकारी। कलमकारी है दोस्तों, कलमकारी और चंदेरी। सोचिए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? आप लोग सोच लिए होंगे दोस्तों। पूचमपल्ली और कलमकारी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो बी नंबर ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी नंबर है। अब चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है पोलियो और चौथा नंबर है निमोनिया। सोचिए दोस्तों, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? दोस्तों आप लोग आंसर सोच लिए होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब बी नंबर होगा, मलेरिया। रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी से मलेरिया फैलती है, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर अंडा देती है जिसे लार्वा कहा जाता है और मच्छर ज़्यादा फैलती है जिससे मलेरिया होती है। और तरह का बीमारी चिकनगुनिया भी होती है। मलेरिया, चिकनगुनिया, ये बीमारी सब
मच्छर से फैलती है दोस्तों। अब 12वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? दोस्तों पहला ऑप्शन है कर्नाटक में कथक नृत्य किया जाता है। नृत्य से संबंधित है दोस्तों, किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है, तो आपको कौन सा जोड़ा सही है ये खोजना है। कर्नाटक में कथक, असम में बिहू नृत्य, उड़ीसा में भरतनाट्यम और तमिलनाडु में लावनी। सोचिए दोस्तों, चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको सही लग रहा है। दोस्तों सोच लिए होंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब होता असम में बिहू नृत्य किया जाता है, और इस प्रश्न का सही जवाब बी नंबर होता असम बिहू सही मिलान है, सही जोड़ा है दोस्तों। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। दूसरा है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। तीसरा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। और चौथा नंबर ऑप्शन है दोस्तों, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी इसलिए। और दोस्तों घर भी देख लीजिए कैसा घर है, इग्लू, बर्फ का बना हुआ घर। और आप सोचिए चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका जवाब होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पेड़ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? पहला ऑप्शन है जड़ खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। दूसरा है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। तीसरा है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है। और चौथा नंबर है जड़ें भोजन का भंडारण करती है। कौन सा आंसर होगा, सोचिए दोस्त। दोस्तों आप जवाब दे दिए होंगे, आपका सही जवाब होगा डी नंबर, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों, ये डी नंबर नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, आपका सही जवाब होगा जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। ए नंबर आंसर होगा दोस्तों, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, इसलिए इस प्रश्न का, अच्छा निगेटिव पूछ रहा है दोस्तों, सॉरी निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव में आंसर देना है, पॉजिटिव में नहीं देना है। ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में हम सोच लिए थे। इस प्रश्न का सही जवाब डी नंबर शुरू में ठीक था दोस्तों, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव जवाब होगा, जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी नंबर होगा। पॉजिटिव में अगर रहता तो ए नंबर होता, लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा है, कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये भोजन 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 भंडारण करने की क्षमता जड़ के पास नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन है फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन है इस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को काटकर जला देते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा ऑप्शन है
एक ही खेत में 3-4 भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। और 5वां नंबर ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। दोस्तों ये 5 जो लाइन लिखी हुई है, इस पाँचों लाइन में से कौन-कौन सी सही कथन है आपको खोजना है। तो आप खोजिए कौन सी सही है। पहला ऑप्शन है सी, डी और ई, दूसरा है ए, बी और डी, तीसरा है ए और बी और चौथा है बी और डी। तो आप सोचिए कौन सा सही कथन है। इस पांचों कथनों में से आपको खोजना है कौन सा सही कथन है। तो आप सोचिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों पहला ऑप्शन ए। एक फसल कटने के पश्चात जो है भूमि को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं, ये तो सही है। दूसरा भी सही है दोस्तों, भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काटकर जला देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों डी नंबर, ये बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है। और डी सही है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ये सही है। और रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, ये भी गलत है। तो ए, बी और डी सही होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ए, बी और डी जो है बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर आपका करेक्ट जवाब होगा। सही आंसर होता ए, बी और डी। चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन। कहता है राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्प पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। पहला है 4 दिया हुआ है दोस्तों। देखिए पहला है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, बी नंबर में यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सी नंबर है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है, टिकट चाहिए दोस्तों। उसके बाद चौथा डी नंबर ऑप्शन में है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। कौन कौन सा सही था दोस्तों। 4 जो ऑप्शन आप ए, बी, सी और डी पढ़े हैं, इस चारों में से कौन कौन सा सही है आपको सोचना है। सोचिए ए, बी और डी, 4 जो ऑप्शन है इस चारों में से कौन कौन सा सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, तो सही है। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी अलग अलग होगी और यात्रा की लागत उस वाहन के प्रयुक्त ईंधन द्वारा निर्भर करती है, ये नहीं होगा। सी होगा दोस्तों सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए और आरक्षण की प्रक्रिया की समझ, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ए और सी आंसर इस प्रश्न का जवाब हो जाता, ए और सी होता इस प्रश्न का सही जवाब सी नंबर। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न पे। 17 प्रश्न देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश, पहला ऑप्शन है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर ऑप्शन में क्या है, दूसरा नंबर ऑप्शन है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पक्षियों के 2 नेत्र यानी आँख होते हैं। और चौथा नंबर ऑप्शन देखिए इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। क्या कारण है दोस्तों जो पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, आप सोचिए। देखिए पक्षी का भी चित्र है, देख लीजिए दोस्तों और आप जवाब दीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा आपके अनुसार सही लग रहा है, फिर हम जवाब देंगे। दोस्तों आप जवाब सोच लिए होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं, इसीलिए पक्षी अपनी गर्दन को हिला हिला करके इधर उधर देखते हैं।
ए नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है। अब अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला ऑप्शन देखिए, अचार और आम पापड़ बनाना। दूसरा है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। तीसरा है प्लास्टिक के थैले में रखना। और चौथा आंसर दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। सोचिए आप चारों ऑप्शन में से आपको सबसे उपयुक्त कौन सा लग रहा है? सोच लिए होंगे दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए नंबर, जो है अचार और आम पापड़ बनाना। दोस्तों, अगर आप आम को जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहते हैं तो अचार बना करके रख सकते हैं और आम पापड़ बना करके भी रख सकते हैं। अब 19वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 19 नंबर दोस्तों मैप से संबंधित क्वेश्चन है और भारत का मैप भी साइड में दे दिए हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये राज्य का नाम थोड़ा धुंधला दिख रहा है आपको, जो है तब भी आपको अनुमान लगाना है कौन सा होगा। केरल के निकटवर्ती राज्य क्या है? यह है 19वां नंबर प्रश्न। तो आपको सोचना है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र। तीसरा नंबर ऑप्शन है दोस्तों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और चौथा ऑप्शन कर्नाटक और तमिलनाडु है। तो आप सोचिए कौन सा होगा। ए, बी, सी और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से सोचिए कौन सा आंसर होगा, फिर हम बताएंगे आपको। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है। दोस्तों, यहाँ पे केरल स्थित है, इसके बगल में तमिलनाडु है और इसके ऊपर में जो है कर्नाटक है। तो केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हो गया, यहाँ तीनों है स्थित। इसलिए आपको याद रखना है जो केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है। मैप आपको दोस्तों बना बना करके आप प्रैक्टिस कीजिए कॉपी पर डेली जो है। जब तक आपको याद नहीं होता है कौन सा स्टेट कहाँ है, तब तक जो है डेली एक बार बनाइए। मैप बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हर साल मैप से 1 या 2 क्वेश्चन मिलता ही है सीटेट के एग्ज़ाम में। इसलिए इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? पहला ऑप्शन है मिजोरम। दूसरा है गोवा। तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा नंबर है बिहार। सोचिए दोस्तों, कहाँ के लोग नारियल के तेल में समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों गोवा, जो बी नंबर ऑप्शन में है। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, क्योंकि गोवा समुद्र के किनारे में बसा हुआ है और यहाँ नारियल की बहुत खेती होती है, इसलिए ये लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 21वां नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ये दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों दीमक। दूसरा है गिलहरी। तीसरा है छिपकली और चौथा है चूहा। सोचिए ए, बी और सी और डी जो ऑप्शन है 4, इस चारों में से आपके अनुसार कौन सा सही जवाब होगा? दोस्तों, आप सोच लिए होंगे वैसा जीव या वैसा जंतु जो हमेशा किसी वस्तु को काटते कुतरते रहते हैं, क्योंकि उसका दांत बहुत बढ़ता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो दांत जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो वह जीव है दोस्तों गिलहरी। गिलहरी एक ऐसा जीव है जिसका दांत बहुत बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है। इसलिए देखिएगा गिलहरी को कुछ न कुछ कुतरता रहेगा, काटता रहेगा।
वो भोजन नहीं करता है, केवल जो है दाँत घिसने के लिए ऐसा करता है। भोजन करने के लिए तो अलग बात है, लेकिन कुछ न कुछ जो है कुतरता रहेगा, क्या है, दाँत को घिसने के लिए। चलिए अब 22वां नंबर प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न है दोस्तों, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार-बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा पर क्या असर पड़ेगा देखिए। केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, पहला ए नंबर ऑप्शन में था। बी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। सी नंबर ऑप्शन है बंजर हो जाएगी, और डी नंबर है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। सोचिए चारों ऑप्शन में से आपके अनुसार कौन सा आंसर होना चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो है जमीन बंजर हो जाएगी। यदि अधिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करेंगे किसान, तो खेत जो है बंजर हो जाएगी। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों में का अध्ययन कीजिए। पहले कथन का अध्ययन कीजिए, फिर आपको सोचना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। फिर देखिए दूसरा दूसरा कथन देखिए दोस्तों, दूसरा कथन है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। फिर देखिए इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और डी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, डी नंबर कथन है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। दोस्तों ए बी सी और डी चार जो कथन दिया हुआ है, इस चारों में से आपको कौन कौन सा कथन सही लगा, ये आप सोचिए। अब देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में कथनों का अध्ययन करने पर आपको कौन कौन सा कथन सही लगा, ए बी सी और डी, कौन सा। देखिए पहला ऑप्शन है ए बी और डी, दूसरा ऑप्शन है बी सी और डी, तीसरा है ए और बी, चौथा है ए बी और सी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होता ए बी और सी, यह जो है कथन सही है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, ये सही है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे जमीन की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ये भी सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है, ये भी सही है दोस्तों। और यह अबू धाबी में पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। रेगिस्तानी ओक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह गलत है। अबू धाबी में खजूर का पेड़ मिलता है दोस्तों, तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन तो गलत है। तो आपका सही जवाब होता यहाँ डी। और देखिए दोस्तों पेड़ का चित्र भी है, ये रेगिस्तानी ओक का चित्र है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या है, तो दोस्तों अब जो है एक क्वेश्चन मैथ्स का पूछता है ईवीएस में हर एक साल, और औसत चाल निकालने के लिए पूछता है दोस्तों। तो देखिए ये मैथ से संबंधित है। इस प्रश्न का आपको सही जवाब सोचना है। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को यानी 2 जनवरी 2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन 3 जनवरी 2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। लगभग में है दोस्तों, लगभग में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी, ये आपको निकालनी है। पहला ऑप्शन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 51 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 59 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा है 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप पहले खुद निकालिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे निकाला जाएगा। इस प्रश्न का क्या जवाब होगा, आप पहले खुद से निकाल करके देखिए।
दोस्तों पहले आप 2 जनवरी 2015 को ये चलना स्टार्ट किया था और 3 तारीख को पहुंचा है दोस्तों नागरकोइल मडगांव से चला था। तो आप पहले समय निकालिए कितना समय लगा है, फिर जब समय निकल जाए तो कुल दूरी दिया हुआ है और औसत चाल का फार्मूला लगाइएगा दोस्तों। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो पहले आप समय निकालिए, फिर दूरी दिया हुआ है, औसत चाल निकालना है। पहले आप समय निकालिए 2 तारीख से 2 तारीख को चला है 7:45 में और पहुंचा है 3 तारीख को। तो आप निकालिए समय कितना हुआ। देखिए दोस्तों अब आप बना लिए होंगे, हम आपको बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा और आपको सोल्व करके भी बताते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ जो है सबसे पहले हम समय निकाल करके आपको बताते हैं। देखिए समय रेलगाड़ी में 24 घंटा का होता है, इसलिए आप 2 तारीख को कितना देर ट्रेन में बैठे ये पहले निकालिए। 24 घंटा में से 7:45 में आप चले थे, इसलिए 7:45 घटा लीजिए। तो घटाने पर आपको आया समय यहाँ देखिए यहाँ 00 है, इधर तो घटेगा नहीं, तो इस साइड से घंटा की तरफ से इधर जो है 1 घंटा इधर आप कैरी लेंगे या कैरी लेंगे तो 1 घंटा इधर आया तो 60 मिनट हो गया, क्योंकि इधर मिनट है तो 60 मिनट से 45 मिनट आप घटाए तो 15 मिनट बचा। और दोस्तों 1 घंटा तो आप कैरी ले लिए हैं, तो यहाँ 24 नहीं बचा 23 बचा। 23 में से 17 घटाने पर आपको कितना बचा, यानी 16 घंटा 15 मिनट इस दिन लगा दोस्तों। किस दिन, जब आप चले थे जिस रोज 2 तारीख को, और फिर 3 तारीख को 4 घंटा 45 मिनट भी चले हैं। तो आप टोटल को जोड़ लीजिए दोनों को, 16 घंटा 15 मिनट को और 4 घंटा 45 मिनट को जोड़ने पर आपको कितना मिला। जोड़ने पर दोस्तों 45 और 15 60 होता है, 1 घंटा इधर आ जाएगा, 60 नहीं लिखेंगे, 00 लिखेंगे 60 को, और 16 और 4 20 हुआ, और 1 घंटा जो कैरी आया इधर आया था वो हो गया 21 हो गया दोस्तों जोड़ने पर। अब देखिए दोस्तों अब कुल समय तो आपको निकल गया है और क्वेश्चन में कुल दूरी दिया हुआ था। कुल दूरी था दोस्तों, देख लीजिए एक बार कितना है कुल दूरी। कुल दूरी है इस प्रश्न का, यहाँ तो छिप गया है दोस्तों। कुल दूरी कितना था, कुल दूरी देख लेते हैं। कुल दूरी था 1140 किलोमीटर है दोस्तों। इसलिए अब आप दोस्तों औसत चाल निकालने के लिए औसत चाल बराबर फार्मूला लिख लीजिए, कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो दोस्तों कुल दूरी यहाँ 1140 है और कुल समय 21 है। अब काट करके देखिए दोस्तों, लगभग में मान पूछ रहा है, इसलिए लगभग में आएगा, एग्जैक्ट तो ये कटेगा नहीं। भाग दे करके आपको देखना पड़ेगा कितना लगता है। 21 पंचे 105 हो जाएगा, 5 से लग गया। उसके बाद 114 में से 105 घटाइएगा तो कितना बचता है, 9 या 90, कितना से लग जाता है, 21 चौका 84, यानी दोस्तों लगभग 54 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का औसत चाल आया। और आप ऑप्शन में खोजिए। इस तरह से आप जान गए कैसे औसत चाल निकालते हैं। पहले समय निकाल लीजिए, कुल समय और दूरी दिया रहेगा तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय, भाग देने पर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 54 किलोमीटर पर घंटा आया और किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों 54 किलोमीटर पर घंटा ए नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए नंबर हो जाता।
तो इस तरह से दोस्तों आप औसत चाल निकालना सीख गए। चलिए, बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, 51 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी थोड़ा तेजी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्शन से है, जो डायरेक्शन रीजनिंग का एक चैप्टर है, और वहाँ से रीजनिंग से भी एक क्वेश्चन हर साल सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है दिशा निकालने के लिए। तो दोस्तों दिशा और ये मैथ वाला क्वेश्चन का एक हम वीडियो आपको अलग से बना देंगे। यहाँ जो है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आप देखिए। इस 25 नंबर का आंसर क्या होगा, आप सोचिए। दिल्ली का रहने वाला कोई व्यक्ति है, पहले भोपाल जाता है, फिर रांची आता है, रांची का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। दोस्तों ये मैप से संबंधित है, रीजनिंग का नहीं है, मैप से संबंधित है। मैप को आपको याद करना होगा। दिल्ली का रहने वाला है, पहले कहाँ जाता है, भोपाल जाता है, और फिर झारखंड जाता है, झारखंड की राजधानी रांची, तो उसकी यात्रा किस दिशा में होगी, ये सोचना है आपको। पहला ऑप्शन है पूरब दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में। दूसरा है पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण दिशा में और फिर पूरब दिशा में। और चौथा नंबर है दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। सोचिए कौन सा आंसर होगा। दोस्तों दिल्ली का रहने वाला है और पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश आता है, तो दोस्तों दिल्ली ऊपर में है और भोपाल मध्य प्रदेश जो है थोड़ा नीचे में है, तो पहले उत्तर से हम लोग सीधे दक्षिण की ओर आएंगे, दक्षिण दिशा में। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश से झारखंड यानी बिहार के बगल में है झारखंड राज्य, तो झारखंड जाना है, तो मध्य प्रदेश से आपको पूरब दिशा में जानी पड़ेगी। तो पूरब पहुंच गए, तो देखिए दोस्तों कैसे आए हैं। पहले तो आए आप दक्षिण और फिर गए हैं पूरब। तो दक्षिण और पूरब किस में है, किस ऑप्शन में, तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पहले दक्षिण दिशा में जाएंगे, फिर पूरब दिशा में जाएंगे। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है। एक मिनट दोस्तों वेट कीजिए, क्वेश्चन भाग गया है। 25 हो गया था दोस्तों, अब 26 नंबर हम लोग देखेंगे। 26 नंबर देखिए क्या है। 26 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। दोस्तों छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, ये जानवर दिया गया है। और देखिए पहला ऑप्शन है ये अंडे देती है, दूसरा है ये जहरीले होते हैं, तीसरा है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, और तीसरा है उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं। कौन सा आंसर होगा दोस्तों, ए बी सी और डी, चारों ऑप्शन में से सोचिए कौन सा सही जवाब है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ये सभी छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप ये सभी अंडे देती है, इसलिए ये पहला नंबर सही जवाब होगा। अब चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां नंबर प्रश्न है, इन पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है। पालक, नारियल, बंधा गोभी और सरसों। सोचिए दोस्तों कौन सा सही जवाब होगा। दोस्तों अब हम लोग को थोड़ा तेजी में आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि बहुत प्रश्न है। 51 टोटल प्रश्नों की संख्या 51 है, इसलिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप थोड़ा तेजी में आगे बढ़िए। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा सरसों। सरसों एक ऐसा पौधा है जिनकी पत्ती से सब्जी भी बनता है और इसके बीज से तेल प्राप्त होता है। डी नंबर सही जवाब होता है 27 नंबर प्रश्न का। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 28वां प्रश्न क्या है। 28वां प्रश्न है, कांसा जिसको अंग्रेजी में ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं, कांसा यानी ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कौन सा कथन सही होगा कांसा या ब्रॉन्ज के बारे में। दोस्तों
यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। ये सही है कि नहीं आपको सोचना है। इसे भट्ठी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन था ये। तीसरा ऑप्शन है आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहा है। तीनों कथन पढ़ लिए दोस्तों। अब चौथा कथन देखिए। चौथा कथन है ब्रॉन्ज से बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। चारों कथनों में से दोस्तों सही कथन कौन कौन सा था ये आपको सोचना है। देखिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए अब जो है आप चारों ऑप्शन को पढ़ करके और सही कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है ए और डी सही है। दूसरा ऑप्शन है बी और सी सही है। तीसरा ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। और चौथा ऑप्शन है बी, सी और डी सही है। कौन सा सही जवाब होगा चारों ऑप्शन में से आप बताइए। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी नंबर, यानी केवल बी और सी सही है। इसे भट्ठी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है और आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहा है। ये आंसर होता। और जो बी नंबर ऑप्शन में है बी और सी सही है। अब चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। तो दोस्तों मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन सा है ये आपको खोजना है। पहला ऑप्शन है चिकनगुनिया, मलेरिया और मियादी बुखार। दूसरा ऑप्शन है हैजा, डेंगू और मलेरिया। तीसरा ऑप्शन है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। और चौथा ऑप्शन है चिकनगुनिया, हैजा और मियादी बुखार। सोचिए दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन सा मच्छर से फैलने वाला रोग है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया ये मच्छर से फैलने वाला रोग है। अब चलिए 30वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 30वां प्रश्न देखिए दोस्तों, एक जो है क्वेश्चन है, ये भी मैथ से संबंधित है दोस्तों। मैथ टाइप का सवाल है, मैथ से है, लेकिन अगर आपको मैथ की जानकारी होगी तो आप बना लेंगे, नहीं होगी तो जो है दिक्कत होगा दोस्तों। अगर मैथ आपका कमज़ोर है तो देखिए बहुत आसान है। देखिए कमज़ोर है मैथ तभी जो है आप समझ जाइएगा। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था एक स्केल सेमी बराबर 110 मीटर। दोस्तों मानचित्र पर लिखा था एक स्केल सेमी बराबर 10 सेमी। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेमी मापी जाती है तो इन दोनों शहरों की बीच की वास्तविक दूरी क्या है। दोस्तों मैप में एक सेमी का मतलब होता है 110 मीटर और कह रहा है मानचित्र पर कहीं दो शहरों की दूरी है 9.7 सेमी। तो जमीन पर यह वास्तविक दूरी क्या थी। तो दोस्तों एक सेमी का मतलब होता है जमीन पर वास्तविक दूरी 110 मीटर। तो 9.7 सेमी 9.7 सेमी अगर मानचित्र पर दूरी है तो वास्तविक दूरी क्या होगा। तो 110 से दोस्तों इसको गुना कर लीजिए। 9.7 को 110 से गुना कर लीजिए और जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। और दोस्तों आंसर में किलोमीटर में है, इसलिए किलोमीटर में बदलने के लिए आपको मीटर को मीटर में आएगा पहले आंसर, क्योंकि 111 मीटर है, यहाँ 110 मीटर है और यहाँ ऑप्शन में किलोमीटर है तो 1000 से भाग भी देना होगा आपको। 110 गुना 9.7 और भाग में दोस्तों 1000 कर दीजिए और जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर होता 1.067 यानी पहला नंबर, ये आंसर होता है दोस्तों। ये मैथ का सवाल था, आप लोग ज़्यादा समय लगाए थे इसलिए हम आपको बता दिए। चलिए अब 31वां नंबर प्रश्न देखिए। 31वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है, कह रहा है दोस्तों कौन सा कथन सत्य है ये खोजना है आपको। पहला ऑप्शन आप देख लिए, पहला कथन देख लिए, हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा कथन देखिए दोस्तों, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद करते हैं। और तीसरा नंबर कथन देखिए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन
लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा कथन है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन कौन सा आपको सही लगा? आप सोचिए कौन सा होगा। पहला नंबर ऑप्शन में है केवल 2 और 4, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 4, तीसरा है 1, 3 और 4 और चौथा है केवल 1 और 2। चारों ऑप्शन को पढ़ने पर दोस्तों आपको कौन सा सही लगा, आप सोचिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन तो सही है, हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, दूसरा गलत है दोस्तों, हाथी बहुत कम आराम करता है 2 से 4 घंटा, यहाँ 10 घंटा लिखा हुआ है इसलिए गलत है। और तीसरा ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, ये भी सही है। और एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ता और झाड़ी खा लेता है, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब सी होता है दोस्तों, 1, 3 और 4। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 32वां नंबर प्रश्न क्या है। 32वां प्रश्न दोस्तों, बत्तीसवां प्रश्न है दोस्तों, मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। देखिए मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनना है दोस्तों। तो कौन सा कथन सही है मधुबनी चित्रकला से संबंधित? इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ये पहला कथन है। सोचिए कौन सा सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। और चौथा आंसर है दोस्तों मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। चारों कथनों को पढ़ने पर दोस्तों कौन कौन सा कथन आपको सही लगा, ये आप सोचिए। पहला ऑप्शन है ए सी डी, दूसरा ऑप्शन है ए बी डी, तीसरा ऑप्शन है बी सी डी और चौथा ऑप्शन है ए बी सी। चारों कथनों में से सोचिए कौन सा कथन सही है और आपके अनुसार कौन सा आंसर होना चाहिए। दोस्तों देखिए इन चित्रों में इंसान, ये नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये तो ठीक है। और इन चित्रों में किस किस का चित्र बनता है? देखिए इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। और सी नंबर देखिए यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ये मधुबनी राजस्थान का एक जिला है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिहार का एक जिला है दोस्तों। इसलिए डी नंबर आंसर हो जाता है इस प्रश्न का सही जवाब, ए, बी और सी सही है। अब चलिए 32वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा हो सकता है? तो पेड़ की ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, यह आपको खोजना है। शक्करखोरा पहला ऑप्शन है, दूसरा कलचीरी, तीसरा कौवा और चौथा पाख्ता फाख्ता है जो दोस्तों। तो सोचिए कौन सा आंसर होगा। पेड़ की ऊंची डाल पर कौन सी पक्षी घोंसला बनाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों कौवा। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, इसलिए यहाँ सी जवाब होगा। अब चलिए 34वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है, देखिए पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? किस राज्य का भाग है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए पोचमपल्ली डिजाइन किस तरह का होता है, इस तरह का ये डिजाइन है और पोचमपल्ली एक जिला भी है। और किस राज्य का जिला है और ये डिजाइन कहाँ का है? देखिए केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होता आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक पोचमपल्ली एक जिला है जहाँ के अधिकतर लोग ये बुनकर हैं और यही पोचमपल्ली नाम के जो है डिजाइन बनाते हैं। पोचमपल्ली एक डिजाइन का भी नाम है, कढ़ाई करते हैं साड़ी पे या लहंगा पे। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के बारे में है दोस्तों। रेगिस्तानी ओक के बारे में देखिए क्या कौन सा कथन सही है, ये सोचना है आपको। रेगिस्तानी ओक यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पहला कथन था। दूसरा यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ टहनियाँ से लटकती है।
तीसरा कथन है दोस्तों, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और चौथा कथन भी है दोस्तों, इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। दोस्तों चारों कथनों में से कौन कौन सा कथन आपको सही लग रहा है, जल्दी से आप सोचिए और आंसर दीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होता, देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये कथन सही है दोस्तों। दूसरा, यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ टहनियाँ से लटकती है। दोस्तों ये बरगद पेड़ की विशेषता होता है, जड़ टहनियाँ से लटकती है, ये गलत है। रेगिस्तानी ओक की विशेषता यह नहीं है। और सी नंबर देखिए, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो पहला कथन सही हो गया और तीसरा कथन सही हो गया। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, इस पेड़ में के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके पानी पीते हैं, यह भी सही है दोस्तों। इसलिए ए, सी और डी इस प्रश्न का सही जवाब होता, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। तो दोस्तों अबू धाबी के बारे में सही कथन कौन सा होगा, देखिए, यह रेगिस्तानी इलाके में है। दूसरा है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। तीसरा है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और चौथा है, अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं। कौन सा कथन सही होगा दोस्तों, आप सोचिए। दोस्तों हम बताते हैं, यह रेगिस्तानी इलाका है, सही है। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि अबू धाबी में पेट्रोल मिलता है ज़मीन के अंदर और पेट्रोल सस्ता है, पानी नहीं मिलता है, इसलिए पानी महंगा है। और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और अबू धाबी की मुद्रा दिनार है, गलत है दोस्तों। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, याद रखिएगा। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, दिरहम दिरहम है दोस्तों। और यहाँ खजूर का पेड़ मिलता है दोस्तों, और इसलिए इस प्रश्न का यहाँ जो है जवाब हो जाता डी नंबर। ए, बी और सी सही है, डी नंबर यहाँ गलत था। अब चलिए 37वां नंबर प्रश्न देखिए, कुछ जानवर रात में जागते हैं और ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। तो दोस्तों रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देखता है, बैंगनी और नीला रंग में, यह हरा और पीला रंग, काला और सफ़ेद रंग, लाल और संतरी रंग, किस रंग में देखता है दोस्तों रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है दोस्तों आपके अनुसार और मेरे अनुसार भी, हर चीज़ को सफ़ेद और काला देखता है दोस्तों। अब चलिए 38वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न देखिए क्या है, कहता है, नीचे दिए गए चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ियां दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में दो जानवर एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो दोस्तों छायांकित भाग से दर्शाया गया है जो एक्स कितना देर सोता है और वाई कितना देर सोता है दोस्तों, इसके बारे में है। दोस्तों अब एक्स वाला चित्र देखिए, एक्स वाला चित्र यहाँ जो है दर्शाया गया है, दो कॉलम जो है, दो दो बॉक्स जो है रंगीन है और बाकी जितना भी बॉक्स है गिन लीजिए खाली कितना है, 1 2 3 4, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खाली है दोस्तों और दो रंगीन है, यानी 12 बॉक्स था और 12 बॉक्स में दो रंगीन है। इसका मतलब टोटल जो है 24 घंटा का समय है, 12 बॉक्स का मतलब 24 घंटा, तो एक बॉक्स का मतलब 2 घंटा। तो देखिए एक्स जो है दो बॉक्स में दिखाया गया है रंगीन, तो दो 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 और 4 घंटा हो गया दोस्तों, 4 घंटा सोता है एक्स। और वाई देखिए केवल कितना बॉक्स यहाँ खाली है, 3 बॉक्स खाली है, यानी 12 में 3 बॉक्स खाली है, 9 बॉक्स रंगीन है, तो 9 बॉक्स को 2 से गुना कर दीजिए, 9 दूना 18, 18 घंटा वाई सोता है और एक्स 4 घंटा सोता है, ये आंसर होता है दोस्तों। तो अब देखिए किस ऑप्शन में है 18 घंटा, एक्स 18 घंटा सोता है
और y 4 घंटा, ये गलत है दोस्तों, उल्टा कर दिया है। y 18 घंटा सो रहा था और x 4 घंटा। सी नंबर ऑप्शन में है x 4 घंटा सोता है और जबकि y 18 घंटा सोता है दोस्तों। सी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दोस्तों कह रहा है मृत सागर क्या है? मृत सागर के बारे में देखिए। ऐसा सागर, पहला ऑप्शन है ऐसा सागर जिसकी पानी जहरीला होता है, तो गलत है दोस्तों, ये नहीं आंसर होगा। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, सोचिए आप ये सही होगा कि नहीं। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है, जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो दोस्तों मृत सागर में क्या होता है आप सोचिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये बी नंबर, ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन हो, तो उसे मृत सागर के नाम से जानते हैं दोस्तों। और मृत सागर में बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा होती है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलता है और मृत सागर में कोई भी व्यक्ति डूब नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि पानी का घनत्व बहुत अधिक होता है। अब चलिए 40वां नंबर प्रश्न देखिए। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। कौन कौन सा कथन सही है दोस्तों? 4 कथन पढ़िए। पहला है ब्रेल मोटे कागज पर बिंदु, उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होता है। तीसरा है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। और चौथा है इसे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है दोस्तों। उभरे हुए बिंदु पर हाथ फेर करके पढ़ा जाता है। आपको सही कथन का पता लगाना है, कौन कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है दोस्तों ब्रेल मोटे कागज पर बिंदु, उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये सही है दोस्तों। और यह 8 बिंदु पर नहीं आधारित होता है दोस्तों, 6 बिंदु पर आधारित होता है, इसलिए दूसरा नंबर कथन गलत है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, ये सही कथन है दोस्तों, तीसरा नंबर। और चौथा नंबर है इस उभरे हुए बिंदु पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, यह भी कथन सही है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सही है दोस्तों। कहाँ है 1, 3 और 4? पहला नंबर ऑप्शन में है, तो पहला नंबर आंसर सही हो जाता दोस्तों। ब्रेल ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जो फ्रांस का रहने वाला था। और देखिए इनका चित्र भी दिया गया है। अब चलिए 41वां नंबर प्रश्न के पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? पहला कथन है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, पहला कथन था। दूसरा कथन देखिए जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। और चौथा नंबर है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? छोटा कर देते हैं, चारों ऑप्शन दिखे। देखिए चारों ऑप्शन अब दिखता होगा आपको। चारों ऑप्शन में से सोचिए कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हुए बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये दोनों कथन सही है दोस्तों, ए बी सही है और बाकी सी और डी यहाँ गलत है। तो ए बी का कौन सा डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। अब चलिए 42वां प्रश्न देखिए, मधुमक्खी से संबंधित है दोस्तों। मधुमक्खी के बारे में देखिए, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। पहला कथन है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। दूसरा ऑप्शन है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा ऑप्शन है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और चौथा ऑप्शन है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों पहला देखिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च, ये गलत है दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर का होता है। और दूसरा ऑप्शन लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। और चौथा मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी की खरीदी जाती है, यह भी सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है दोस्तों, तो सी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब होता। अब चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दोस्तों मैप से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए आपको बोलते हैं मैप आपको डेली एक बार बनाना है और कौन सा राज्य कहाँ स्थित है उसमें दिखाइए आप, तो आपको आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कौन सा राज्य कहाँ है, तब मैप से संबंधित क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो मैप से संबंधित क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे।
देखिए आपको पहले दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाना है दोस्तों। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो पहले उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से उत्तर में है हिमाचल प्रदेश। तो पहले दोस्तों उत्तर दिशा में जाएंगे। फिर देखिए अब जो है हिमाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आना है, तो दोस्तों पहले उत्तर गए और उत्तर से फिर मध्य प्रदेश तो दिल्ली के नीचे में है, तो फिर जो है आप दक्षिण दिशा में आएंगे। तो पहले उत्तर गए फिर दक्षिण दिशा में आएंगे, तो हो जाएगा पहले उत्तर फिर दक्षिण। तो बी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब होता। 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब बी नंबर होगा, पहले उत्तर फिर दक्षिण दिशा में जाएंगे। अब 44वां प्रश्न देखिए दोस्तों, सब्जी से संबंधित है। देखिए कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, और जैसे साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है होना चाहिए दोस्तों? तो आप सोचिए, अगर डॉक्टर जो है गुड़ खाने के लिए, आंवला खाने के लिए और हरी पत्तेदार सब्जी खाने के लिए दिया है, तो वह व्यक्ति किस चीज़ से पीड़ित होगा? पहला ऑप्शन है मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है एनीमिया और चौथा है बुखार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होता है एनीमिया। एनीमिया अगर हो जाता है यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है रक्त में, तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदारी सब्जी खाया जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन रक्त में होना चाहिए 12 ग्राम प्रति डीएल से 16 ग्राम प्रति डीएल। अगर 12 ग्राम प्रति डीएल से कम हो गया तो एनीमिया हो गया, और इसके लिए आपको गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जी खाना होगा, ताकि आपके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ सके। अब देखिए 45वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिनमें खाना पकाने के तरीके यानी ढंग दिए गए हैं। दोस्तों खाना पकाने का तरीका दिया गया है किस किस ऑप्शन में? तो देखिए पहला ऑप्शन है सेक कर, उबाल कर और बेल कर। दूसरा ऑप्शन है तल कर, भिगो कर और भून कर। तीसरा ऑप्शन है सेक कर, तल कर, भून कर, और चौथा है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। तो दोस्तों कौन सा खाना पकाने का तरीका है, आप सोचिए। चारों ऑप्शन में से सोचिए कौन सा सही होगा। दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन में है सेक कर, उबाल कर और बेल कर। दोस्तों बेल करके खाना नहीं पकाया जाता है, ये खाना पकाने का तरीका नहीं है। रोटी तो बेला जाता है। दूसरा ऑप्शन देखिए तल कर, भिगो कर, भून कर। भिगो करके जो है खाना नहीं पकाया जाता है दोस्तों, भिगाना अलग तरीका हो गया, ये खाना पकाने का तरीका नहीं है। सेक कर, तल कर, भून कर, ये दोस्तों सही होगा। सेक करके, तल करके और भून करके, फ्राई करके जिसको कहते हैं, भूनना यानी फ्राई करना है दोस्तों कहते हैं, तो ये जो है भून करके भी बनता है, तल करके भी, सेक करके भी खाना बनता है, इसलिए खाना पकाने का तरीका सी नंबर होता है। चौथा देख लीजिए उबाल कर, गूंथ कर, और गूंथना दोस्तों खाना पकाने का तरीका नहीं है, आटा गूंथा जाता है, इसलिए सी नंबर आंसर होता। अब देखिए 46वां नंबर प्रश्न क्या है। 46वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों रेगिस्तानी ओक के बारे में है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। दोस्तों यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का बताइए सही जवाब क्या होगा। दोस्तों बताए थे रेगिस्तानी ओक के बारे में, पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता। अब चलिए 47वां नंबर प्रश्न देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में। दोस्तों ये कथन है, कौन सा कथन सही है माउंट एवरेस्ट के बारे में? माउंट एवरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। दूसरा ऑप्शन है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तीसरा यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। और चौथा ऑप्शन है यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी ऊंचाई 8900 मीटर है। बताइए दोस्तों कौन सा सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होता माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई लगभग 8900 मीटर है। दोस्तों एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है एग्जैक्ट। अगर लगभग में दिया रहे तो 8900 मीटर दिया रहेगा। अगर 8900 से और जो है नज़दीक दिया होगा तो 8850 दिया रहेगा तो उसको मारेंगे, अगर नहीं दिया है तो 8900 तो मारेंगे ही लगभग में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ये होता। अब चलिए 2-3 क्वेश्चन और रह गया है दोस्तों, जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं इसको। अब देखिए कांसा के बारे में है दोस्तों। कांसा को अंग्रेजी में ब्रॉन्ज कहते हैं। कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? ये दो धातु कौन कौन से हैं दोस्तों? तांबा और टीन पहला ऑप्शन था, दूसरा तांबा और लोहा दूसरा ऑप्शन है, तीसरा एल्युमिनियम और टीन, और चौथा है तांबा और जस्ता। बताइए दोस्तों कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों तांबा। तांबा और टीन का मिश्रण है। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। अब देखिए अगला नंबर
कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है, वह पक्षी कौन सा है दोस्तों? पहला ऑप्शन बाज कबूतर तोता, दूसरा चील बाज गिद्ध, चौथा पाख्ता कौआ मोर और चौथा कौआ चील बुलबुल। सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों चील बाज गिद्ध। चील बाज गिद्ध मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। अब चलिए 50वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज 51 प्रश्न लिए थे, फिर इससे आगे अब अगले वीडियो में होगा। अब देख लीजिए 2 क्वेश्चन, लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए और जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। देखिए दोस्तों, एक गांव का छात्र है किसी गांव का, और वो अपने घर के बारे के में लिखा है कौन सी विशेषता है उसके घर की। देखिए, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे गांव में धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे घर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। दोस्तों अब ये पैसेज आप पढ़ लिए। अब देखिए यह गांव कहाँ होना चाहिए। यह गांव दोस्तों कहाँ होना चाहिए? पहला ऑप्शन असम में, दूसरा तमिलनाडु में, तीसरा उत्तराखंड में और चौथा आंध्र प्रदेश में। कहाँ होना चाहिए दोस्तों? तो आप देख लिए हैं, बहुत बारिश होती है इसके गांव में, और 10 से 12 फुट ऊंचा यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचा घर है, बांस के खंभों पर घर है। तो असम का ये विशेषता है दोस्तों, असम के घर का। अब चलिए आज का लास्ट नंबर प्रश्न 51वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है? तो आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन उल्लू, दूसरा कौवा, तीसरा कोयल और चौथा मैना है दोस्तों। कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों उल्लू। उल्लू जो है एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा सकती है, 180 डिग्री पूरा पीछे तक घुमा लेगी। और उल्लू का आंख दोस्तों सामने में होता है। मनुष्य का आंख जैसे सामने में होता है, उसी तरह से उल्लू का भी आंख सामने में होता है। याद रखिएगा, उल्लू रात में जागने वाला पक्षी है और हर चीज़ को काला और सफ़ेद देखेगा, क्योंकि रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को काला और सफ़ेद देखता है। और अगर पक्षी से पूछेगा दोस्तों तो मैना झटके में गर्दन हिलाती है, ये तो आप देख चुके थे। तो इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ उठा